मेरी बात ढंग से सुनेंगे सर। कैपेसिटर, कैपेसिटर का कॉमन नाम जो है बच्चों वो है कंडेंसर। कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही चीज, जैसे वो फैन में लगता है ना कंडेंसर लगा होता है ना, तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग। आ जाओ शुरू करते हैं। तो सर कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, सर कैपेसिटर डिवाइस है जो बेसिकली 3 काम करता है। प्लीज सुनेंगे। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली 3 काम करता है। पहला काम क्या करता है? टू होल्ड चार्ज। सर ये चार्ज को होल्ड करता है। बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि ये चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर नहीं करता, चार्ज को होल्ड करता है। ठीक है, चार्ज को होल्ड करता है। दूसरी बात, एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को होल्ड करता है। और तीसरी बात, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बच्चों कैपेसिटर के, या फिर मैंने बोला था कि सिर्फ मेरी आवाज आएगी, तुम लोगों को बाहर भगा दूं क्या मैं जीवन में? कैपेसिटर सिर्फ मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है जीवन के अंदर। सुनेंगे अच्छे से। सर कैपेसिटर तीन काम है, चार्ज को होल्ड करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। अभी मैं इस बात को नहीं मान रहा हूं। अभी टीचर जो है वो ये बात मानने की कोशिश करते हैं कि टॉर्क वर्क का भी हमारे यहां पर कोई काम नहीं है, सिर्फ चार्ज को होल्ड करेगा और एनर्जी को क्या करेगा? स्टोर करेगा। पुराने जमाने में जो पंखे होते थे ना बेटा, आज से करीब 20-25 साल पहले का बताऊं, तो पंखों को चलाने के लिए स्विच तो दबाना पड़ता ही था, लेकिन उसको पहले डंडा मार के थोड़ा घुमाना भी पड़ता था, क्योंकि उसको स्टार्टिंग टॉर्क कहीं से नहीं मिलता था। बट अभी क्योंकि फैनों के अंदर कैपेसिटर होता है, तो जैसे ही हम बटन दबाते हैं तो वो कैपेसिटर स्टार्टिंग टॉर्क का भी काम करता है, बॉडी घुमाने का काम भी करता है। इसमें लिखा है स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोवाइड ये करता है फैन के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर। लेकिन ठीक है, अभी मैं इस बात को नहीं मान रहा हूं। तो चार्ज को होल्ड करता है, एनर्जी को क्या करता है बच्चों? स्टोर करता है। आ जाओ सर, कैपेसिटर मार्केट के अंदर 3 तरीकों का आता है। कैपेसिटर मार्केट के अंदर 3 तरीकों का आता है। सर 3 तरीकों के नाम क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है सर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। 3 तरह के कैपेसिटर आते हैं बच्चों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या होगा? सर इसके अंदर क्या होता है, ऐसे 2 प्लेटें होती है, ऐसे 2 प्लेट्स होती है, बहुत पास पास होती है, कुछ दूरी डी पर रखी होती है, और ये दोनों प्लेट मेटल की प्लेट होती है बेटा। बस ऐसे 2 प्लेट्स ऐसे रखी होती है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जुड़े नहीं होते, थोड़ा डिस्टेंस होता है कुछ इसके अंदर। सर ऐसे ही सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है? 2 सिलेंडर्स होते हैं ऐसे, एक के ऊपर एक ऐसे होता है, कोइंसाइड होते हैं। सर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा? सर 2 स्फीयर होंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, एक बात बता दूं, अगर एक पर चार्ज Q होता है तो दूसरी प्लेट पर जो चार्ज होता है वो जो माइनस Q होता है। ऐसे सर अगर यहां पर प्लस Q मान रहे हो आप, इस वाली प्लेट पर क्या डालोगे? माइनस। क्यों होता है वो बताऊंगा भी, लॉजिक टेंशन मत लो। अगर ये प्लस Q है तो सर ये वाली प्लेट क्या होगी? माइनस Q होगी। तो 3 तरह के कैपेसिटर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मुझे बताओ फैन के अंदर कौन से वाला होता है? देखा होता सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और मैं आपको बताऊं रियल लाइफ के अंदर ज्यादा यूज जो है वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ही होता है। सर इसका रियल लाइफ में ज्यादा यूज है, बट क्योंकि जिसका यूज है उसको पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब इसके अंदर थोड़ी इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, इसको स्टडी करना इतना आसान नहीं है। तो आपके कोर्स में जो आसान वाला पार्ट है वो कौन सा वाला पार्ट है बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो आपकी स्टडी करनी है, आपको किसकी स्टडी करनी है बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्टडी करनी है। लेकिन हाँ, रियल लाइफ में यूज कौन सा होता है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यूज होता है। सवाल ये कि सर क्या जेईई नीट में भी सिलेबस में नहीं है? आंसर है नहीं। जेईई नीट में एक बार सवाल आ चुका है सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पर, दोनों पर। तो वो जो सवाल आया वो कर लेंगे हम लोग, बाकी ज्यादा चर्चा इसके बारे में हम लोग नहीं करेंगे। ज्यादा चर्चा किसकी है मेरे बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की चर्चा से ज्यादा आसान क्यों है? सोच के देखो सर, आसान क्यों है? सोच के मुझसे बताता हूं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर आपको याद हो, पैरेलल प्लेट की अगर आपको याद हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है कि वेरिएबल होती है? याद कर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसकी? सिग्मा बाय, याद है ना? किसी शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी वो होती थी सिग्मा बाय, चैप्टर फर्स्ट के अंदर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर की, वायर की याद कर, वायर की क्या थी मेरे बच्चों? 2k लैम्डा बाय आर। तो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? सर वेरिएबल है, इसलिए इसको पढ़ाना मुश्किल है। अच्छा, स्फीयर के याद कर, स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी kq बाय
आर स्क्वायर। तो सर ये भी वेरिएबल है, तो उसको भी पढ़ाना थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चों, मुश्किल हो जाता है। तो आपके कोर्स में आसान वाला पार्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आई क्या बात? चले, कब से कितने काम है? 2 काम है सर अभी तक के लिए। चार्ज को होल्ड करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। चार्ज को होल्ड करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, 2 ही बात हमें करनी है। और हमें ज्यादातर क्या पढ़ना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फटाफट नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। दुनिया में ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो कैपेसिटर के बिना बना पाए। जितने भी डिवाइसेस हैं, एसी है, कूलर है, फैन है, पंखे, कुछ भी है, उसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसके अंदर लगभग 1.5 लाख कैपेसिटर लगे होते हैं। 1.5 लाख कैपेसिटर, तब जाकर ये एनर्जी को, चार्ज को स्टोर कर पाता है। नोट्स शुड बी वेरी क्लियर, सब कुछ लिख के चलना मेरे बच्चों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे कोर्स में ज्यादा है क्योंकि उसको पढ़ना थोड़ा आसान है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बाकियों की वेरिएबल है तो थोड़ा मुश्किल होता है उसको समझना और पढ़ना, इसलिए 12th के कोर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमें पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पर चार्ज नेगेटिव चार्ज है बच्चों। ठीक है, हर प्लेट में से प्लस और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। आगे बढ़ता हूं, जल्दी लिखेंगे यार, इतना भी अच्छा नहीं बनाने नोट्स। अब सर स्टार्टिंग टॉर्क भी वैसे ये प्रोवाइड करता है फैन के अंदर या किसी के अंदर भी, ठीक है, बट इसके बारे में बात नहीं करनी हम लोगों को। जब आप इंजीनियरिंग के सेमेस्टर फर्स्ट में जाओगे बच्चों, तो आपको सबसे पहले जाते ही पहले महीने के अंदर दोनों पढ़ाए जाएंगे। स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल जाते ही 1 महीने के अंदर पहले ये दोनों पढ़ाएंगे। कम से कम 15 से 20 क्लासेस लगती है इसके अंदर हर एक को पढ़ाने के लिए, बहुत डिटेल में होता है आगे जाकर। आगे चलते हैं सर, बात करते हैं, हमारा टॉपिक का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनेंगे। चलिए सर, 2 प्लेट ली मैंने, ये प्लेट ऐसे है सर, 2 प्लेट ली मैंने और ये दोनों मेटल की प्लेट है बच्चों, दोनों प्लेटें मेटल की प्लेट है। ये मेटल की प्लेट ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ठीक है, और दूरी कुछ भी है इनके बीच में, और इनको मैंने दोनों को बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, सुनते रहेंगे बच्चों मेरी बात। हाँ सर, आपने बैटरी से जोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये बैटरी क्या करेगी मुझे बताओ, ये बैटरी क्या करेगी सर? बैटरी इस वाली प्लेट को क्या करेगी? चार्ज करेगी,
है ना। अच्छा एक बात तो मुझे बताओ, पहले तो बहुत बेसिक बेसिक बातें करते हैं। सर ये जो बैटरी है ये क्या प्रोवाइड करती है? बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? सर चार्ज प्रोवाइड करती है, करंट प्रोवाइड करती है, पावर प्रोवाइड करती है, या फिर ये एनर्जी प्रोवाइड करती है? बेटा प्लीज लिखेंगे नहीं बच्चे, रुक जा। अब पहले सुनो फिर लिखना आराम से। हाँ सर, ये बैटरी जो है वो क्या प्रोवाइड करती है किसी सर्किट को? एनर्जी, चार्ज, करंट, पावर, क्या, या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर है एनर्जी। आंसर है एनर्जी। आपको ये लगता है कि बैटरी ने करंट दिया है? नहीं। आपको ये भी लगता है कि बैटरी ने चार्ज दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे, टेक्निकल बात शुरू होने वाली है अब ध्यान से चैप्टर की। सर बैटरी क्या करती है, मेरी बात समझना, बैटरी क्या करती है? ये बैटरी जो है, ये बैटरी क्या करती है, इस प्लेट में से चार्ज को निकालती है और इस पर ट्रांसफर करती है। बहुत ध्यान सुनना प्लीज मेरी बात। ये बैटरी क्या करती है, एक प्लेट से चार्ज को निकालकर यहां ट्रांसफर करती है। सपोज लेट इट बी, इसने क्यू चार्ज यहां से निकाला और इसको क्या किया मेरे बच्चों, ट्रांसफर किया। क्यू चार्ज इसको इसमें से क्यू चार्ज निकाला, इसमें ट्रांसफर किया। तो मुझे बताओ इस बैटरी ने कुछ काम किया क्या, कुछ वर्क किया क्या? अरे अपने आप थोड़ा हो जाएगा, बैटरी ने काम किया है ना। तो ये जो बैटरी का काम है, जो वर्क डन है, इसलिए क्या कहते हैं, बैटरी क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइडर है। ये बेसिकली काम करती है। वो क्या काम करती है, एक प्लेट से चार्ज को निकालकर दूसरे प्लेट में ट्रांसफर करती है। तो मेरी बात सुनेंगे, अगर इसमें से चार्ज निकलेगा तो इस पर क्या आएगा, और इसमें चार्ज जब जाएगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा। दैट्स व्हाई कैपेसिटर के अंदर चार्ज ऐसे लिखे जाते हैं। बैटरी ना करंट देती, ना चार्ज देती, ना पावर देती। बैटरी सिर्फ एनर्जी लगाती है इलेक्ट्रॉन को या फिर चार्ज को फ्लो कराने में। जैसे आपने स्विच दबाया, जैसे समझना, अगर आपने स्विच दबाया तो स्विच दबाने से होता क्या है, वो क्या करती है बैटरी, जो इस वायर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे वायर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है कि तुम वहां तक पहुंचो और फैन को चलाओ। अरे बोलो हाँ या कि ना यार, अरे आया समझ में? ये बैटरी जो वायर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन वायर को धक्का मारती, एनर्जी प्रोवाइड करती है कि तुम फैन को चलाओ। तो बैटरी गिव्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टू द चार्ज। तो बैटरी बेसिकली एक एनर्जी प्रोवाइडर है, ध्यान रखना इस बात का। तो उसने चार्ज ऐसे निकाला, यहां तक आया। तो मुझे बताओ, क्या जितनी ताकतवर वोल्टेज होगा क्या उतना ही ज्यादा चार्ज ट्रांसफर हो पाएगा? जितना V ज्यादा होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, हो पाएगा मेरे बच्चों। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैसे लिख रहा हूं बच्चों, है ना, जितनी बैटरी की ताकत ज्यादा होगी उतनी वो चार्ज को क्या कर पाएगा बच्चों, ट्रांसफर कर पाएगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए C का यूज किया गया। तो पहला फॉर्मूला आपके मार्केट में क्या लिखा गया, Q इज इक्वल टू CV। एंड C को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटी का एक और नाम भी है कैपेसिटेंस। कैपेसिटी का एक नाम और भी है बच्चों, क्या, कैपेसिटेंस। सर किस चीज की कैपेसिटी है, किस चीज का कैपेसिटेंस? कैपेसिटी किस चीज की, इन दोनों चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी। अरे कैपेसिटर काम क्या था, चार्ज को होल्ड करना। तो बेसिकली दोनों प्लेट जो हैं ये चार्ज को पकड़ के रखते हैं, चार्ज को होल्ड करके रखती है। अच्छा एक बात और, बच्चों को लगता है कि सिर्फ प्लस और माइनस क्यों आपस में अट्रैक्ट होकर न्यूट्रल हो जाएंगे। अरे आपस में न्यूट्रल करता नहीं है, वो कैसे नहीं करता वो बात की बात है, वो आगे की बात है। बट कैपेसिटी चार्ज को होल्ड रखता है। तो होल्ड रखने की जो कैपेसिटी है उसको क्या कहा गया, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो पहला फॉर्मूला मार्केट में क्या दिया गया, Q इज इक्वल टू CV। और C का फॉर्मूला निकालना तो बच्चों क्या होता है, Q बाय, ये फर्स्ट फॉर्मूला इस टॉपिक का क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू Q बाय V। यहां पर Q क्या है, चार्ज, V क्या है, वोल्टेज जो आपने बैटरी का वोल्ट लगाया, और C क्या है बच्चों, इस पूरे डिवाइस की कैपेसिटी, इस पूरे डिवाइस का कैपेसिटेंस, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी। नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक एक बहुत बेसिक बात पे ध्यान रखेंगे। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज,
कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बालकों। सर जेई, मैं आपको बहुत बार बोलता हूं, जेई मेंस और नीट जो है, ये अब आजकल तो सीबीएसई भी ऐसा हो गया कि अगर आपको फॉर्मूले का सही मतलब नहीं पता तो आप सवाल हमेशा गलत करेंगे। एक बार जरा समझते हैं। सर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सर ये दो प्लेटें थी ऐसे, प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे मैं जो कह रहा हूं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। सर आपने क्या कहा, व्हाट इज क्यू? क्यू क्या है मेरे बच्चों? क्यू क्या है सर? क्यू है, अरे सुनेंगे, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन, पॉजिटिव चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, इनर सरफेस ऑफ द प्लेट। हर एक के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे समझना बेटा, जैसे कैपेसिटर है, मुझे तक कितने सरफेस हुए सर? 4 सरफेस, 1 2 3 4। कौन से वाला चार्ज? अंदर वाला चार्ज, बाहर वाला नहीं, बाहर वाला नहीं, कौन से वाला? और अंदर वाला भी कौन सा, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला? पॉजिटिव चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, ये क्यू है। अच्छा व्हाट इज वी? वी क्या है मेरे बच्चों? अरे रुक जाओ सर, ये वी क्या है? इस वी का ना, वैसे तो आप बोलते हो बैटरी का वोल्टेज, वैसे बोल देना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बट सर इसका अच्छा नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। इन मतलब इन दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, एक सवाल देखो कैसा आता है। वो बोलेंगे एक प्लेट है सर, ये एक प्लेट है सर, इस प्लेट का वोल्टेज 5 वोल्ट है सर, इस प्लेट का वोल्टेज -2 वोल्टेज है सर, इस पे जो चार्ज है वो 7 कूलाम का चार्ज है और इस पे जो चार्ज है वो -7 कूलाम का चार्ज है। तो इसकी कैपेसिटी निकालो, फाइंड कैपेसिटी, या C निकालना है, मतलब बेसिक सी बात ही है। हाँ जी, क्या करेंगे? C इज इक्वल टू है Q बाई वी। व्हाट इज Q? सर Q क्या है? अंदर वाले, हाँ तो 7 दे रखा है आपको, +7। अच्छा व्हाट इज V? V होता है दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस, तो 5 वोल्ट -2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 7। तो आंसर आ जाएगा कितना? 1। क्या मैं समझा पाया अपनी बात को? V जो है वो आप ये तो बोल देते हो कि बैटरी का वोल्टेज है, बिल्कुल सही, गलत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छे से बोलूं तो इस वाले प्लेट और इस वाले प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, याद रखोगे। अच्छा एक बात और, सर C का आंसर कितना आया? 1। नहीं मैं सर गलत आया, 1 आंसर, बेकार है, बेकार बात है। क्यों? अरे यूनिट तो बोलो, 1 क्या, 1 क्या? तो C की यूनिट क्या होती है मेरे बच्चों? फैराड। क्या बोलते हैं बच्चे C की यूनिट को? फैराड। अरे आंसर किसी यूनिट में तो आएगा ना बच्चों। चलो आ जाओ, एक बार जरा समझाता हूं। क्या सर? सर ये Q किस में आएगा? सर Q आएगा कूलाम में। सर वोल्टेज किस में होगा? वोल्ट में, है ना? तो इसकी यूनिट क्या हुई मेरे बच्चों? C की कूलाम पर, कूलाम पर वोल्ट का एक बेसिक नाम क्या रखा गया मेरे बच्चों? फैराड। तो कैपेसिटेंस जो है वो फैराड में आता है।
कैपेसिटेंस किस में आता है बच्चों? फराड में आता है। एक बात और सर, ये जो फराड है ना, 1 फराड, ये 1 फराड है क्या? व्हाट इज 1 फराड? 1 कूलाम पर वोल्ट। अरे बोलो हाँ या ना बच्चों? 1 कूलाम पर वोल्ट। सर ये जो फराड यूनिट है, इट्स अ वेरी बिग यूनिट, इट्स अ वेरी बिग यूनिट। बिग यूनिट समझते हो? मतलब ये वैल्यू बहुत बड़ी, मतलब 1 फराड इज अ वेरी बिग वैल्यू। एक फराड बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जैसे मार्केट के अंदर ना, जैसे आप मार्केट में जाओगे तो आप अगर ये बोलोगे ना बाजार वाले को, मार्केट वाले को, कि भाई मेरे को ना 2 फराड का कैपेसिटी दे दो फैन के लिए, सुनते रहेंगे यार प्लीज, बातें नहीं, मुझे अपने पंखे के लिए 2 फराड का कैपेसिटी दे दे, तो वो तुम्हारे जूते मारेगा। क्यों? क्योंकि 2 फराड बहुत बड़ी वैल्यू है। 2 फराड बहुत, पता है कैसे बोलते हैं? पता है कैसे बोलते हैं? मैं अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे बोलेंगे कि हाँ भाई हमें ना कैपेसिटेंस दे दे तू 2 नैनो फराड। नैनो मतलब 10 की पावर -9, या बोलूंगा 2 म्यूसी माइक्रो 10 की पावर -6 फराड, या फिर बोलूंगा 2 पीएफ सॉरी, पीको फराड मतलब 10 की पावर -12 फराड। तो फराड बहुत बड़ी यूनिट है। फराड 1 फराड इज अ वेरी बिग यूनिट। उसके लिए मार्केट के अंदर माइक्रो में, नैनो में, पीको में कैपेसिटर आते हैं। अरे बोलो आया कि नहीं आया समझ बच्चों? है ना? सीबीएसई में 1 नंबर का सवाल आएगा, 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है कि प्रूव डेट 1 फराड इज अ वेरी बिग यूनिट। करते हैं वो सवाल, नोट करेंगे पहले पूरी बात। सीबीएसई, जेई, नीट सबके सवाल साथ साथ चलेंगे बिल्कुल। हाँ सर, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, पहला फॉर्मूला आपने बताया। इसमें Q जो है वो चार्ज है, ऐसे में समझो चार्ज है, नहीं वो कैपेसिटर के अंदर जो इनर सरफेस है उसका पॉजिटिव चार्ज है, और V यहां पर बैटरी का वोल्टेज या फिर दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और C यहां पर उस कैपेसिटर की कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की। चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है, और इसका जो आंसर आता है वो फराड में आंसर आता है। एंड 1 फराड इज अ वेरी बिग यूनिट। लिख लिया क्या? थोड़ा ब्राउड लिख लिया कर यार, वैसे ठीक है, नोट्स बनाने के लिए अच्छा एक पॉइंट है। साथ में सवाल भी लिखेंगे बच्चों वाला, ताकि याद रहे बी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो चार्ज है वो अंदर प्लेट वाला चार्ज है, अंदर सरफेस का चार्ज है। आगे चले बच्चों, बेटा समझ में आ रहा है कुछ? ओके, इसमें पहले एक अच्छी बात कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। आओ बच्चों, सर सवाल नंबर 2 प्लीज सुनेंगे। सर 2005 में जेई एडवांस ने इस सवाल को शुरू किया था। मतलब पहली बार ये सवाल जेई एडवांस 2005 में पूछा गया था, उसके बाद तो बहुत बार नीट में, जेई मेंस में बहुत बार आ चुका है। सवाल क्या समझेंगे? सवाल, सर आपके पास ऐसे 2 प्लेट्स हैं, मैंने अब ये सीधी ऐसे दिखा रहा हूं मैं ना प्लेट को, या चलो ऐसे दिखा रहा हूं तो समझ आना कि इनर वाला या आउटर वाला है। सर ये 2 प्लेट है, प्लीज मेरी बात को ध्यान समझेंगे, 2 प्लेट है सर। हाँ सर, इसका जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, इसका जो वोल्टेज है वो -2 वोल्ट है। समझ में आया? तो V कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? 12 हो जाएगा, है ना? डिफरेंस करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा,
सर इस वाली प्लेट पर जो टोटल चार्ज आया वो चार्ज आया 10 कूलाम का, और इस वाली प्लेट पर जो टोटल चार्ज आया वो आया 30 कूलाम का। 30 कूलाम का चार्ज आया। मतलब आप सब समझोगे ना। अच्छा कैसे चार्ज आया होगा, सोचो चार्ज कैसे आया होगा। सर बेसिकली बैटरी होगी, बैटरी ने चार्ज किया होगा, ट्रांसफर किया होगा, तो इस वाली प्लेट पर टोटल मिलाकर चार्ज आया 10 कूलाम, और टोटल मिलाकर इस पर चार्ज कितना है 30 कूलाम आया। टोटल चार्ज है ये। अच्छा फाइंड कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। सॉल्यूशन बच्चों यहां कर चलें, कितना आंसर हो रहा है, कैसे बेटा? बच्चों सुनेंगे अच्छे से। पहले तो 10 वोल्ट और ये क्या है -2। याद करो आज से पहली जब स्टार्ट हुई थी 12th क्लास, तो तीसरी क्लास में बताया था मैंने कि दो प्लेट्स पर चार्ज अगर देंगे तो चार्ज डिवाइड कैसे होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। थर्ड लेक्चर था मेरा, है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद करता हूं सर, अरे बातें नहीं सर, 10 कूलाम और 30 कूलाम, इनका एवरेज निकालो, पहले एवरेज निकालो। सर 10 + 30 40, 40/2 कितना आएगा 20। तो मैंने आपको बताया था सर 20 कूलाम चार्ज यहां पर आएगा और 20 कूलाम चार्ज यहां पर आएगा। अगर आपने इसको 30 दिया है और यहां पर इसको 10 दिया है, तो सर इन दोनों का जो एवरेज होता है वो बाहर वाले सरफेस पर आता है, एवरेज बाहर वाले पर आता है, और 30 में से 20 यहां आ गया, तो यहां कितना बचा बच्चों 10 कूलाम, है ना, 10 कूलाम बचा, और यहां 10 कूलाम है, तो यहां पर क्या आएगा बच्चों -10 कूलाम। याद आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ। एक बार दोबारा बता रहा हूं सर, अगर ये प्लेट Q1 दोगे, यहां पर Q2 दोगे, तो इनका एवरेज कितना होगा, तो सर Q1 + Q2/2 तो यहां आउटर वाले सरफेसिस पर आता है, Q1 + Q2/2, और जो बाकी जैसे Q2 में से इतना यहां आ गया, तो जितना बचा वो यहां लिख दो, इसमें से Q1 में से यहां इतना आ गया, जहां जो बचा वो यहां लिख दो। तो ये तरीका होता है चार्ज को डिवाइड करने का। तो बताओ C कितना है, इसका कैप्शन कितना आया बच्चों, फॉर्मूला क्या था, C = Q/V। Q कितना सर, इनर प्लेट का चार्ज कितना है 10 कूलाम। सर वोल्टेज, सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 10 - -2 कितना हुआ 12, तो C कितना आ गया बच्चों 5/6। आंसर किस में आएगा, फैराड, 5/6 फैराड। इस सवाल के लिए, सिर्फ इस सवाल के लिए वो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहां सिखाया था आपको पहले चैप्टर के अंदर, 3rd क्लास के अंदर, सिर्फ इस सवाल के लिए। इसलिए बहुत तरीके से समझने वाली बात है कि मेरे मन में क्या क्या चल रहा था कि मुझे कब कहां क्या पढ़ना जो मुझे आगे यूज होगा, सिर्फ इस सवाल के लिए नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कि प्लेट का डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने सिखाया था वो कैपेसिटेंस निकालने के लिए सिखाया था वहां पर आप लोगों को, कि आप इनर सरफेस पर चार्ज निकाल पाए। लिख लो भाई, लिख बेटा, चार्ज में आया ये वाला, मतलब जो इसका एवरेज करेगा तो आउटर वाले में जो बचा वो अंदर आ जाएगा बेटा। अब तो बहुत कॉमन सवाल हो गया, अब तो हर कोई करा देता है। आगे बढ़ते हैं बालकों। तो C = Q/V, इस वाले फॉर्मूले में हमने पीएचडी कर ली। सर Q पता है क्या होता है, V पता है क्या होता है, C पता है क्या होता है, तो ये सारी बातें हमें पता है। बेटा ये समझ में आया कैसे किया मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, बढ़िया। हाँ जी सर, आगे चलते हैं। हालांकि ये आंसर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा आंसर है, फराड में आंसर आना मतलब ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल वाली बात है।
आगे चलते हैं सर, है ना। हटा दूं, चलिए सर आगे बात करते हैं। हाँ जी सर। सर ये एक बार याद करो, दूसरा सवाल बताता हूं, सवाल में बताता हूं सर। दूसरे सवाल में मुझे बताना, मैं आपसे मैं आपसे 3 बातें पूछ रहा हूं या 4 बातें पूछ रहा हूं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मल्टीपल भी हो सकता है। सर मैंने बोला कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
हेलो हेलो। मतलब अगर किसी की भी कैपेसिटी आगे सॉल्व करनी है आपको, तो उसके लिए पोटेंशियल V निकालना पड़ेगा, और V निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड डी करते कि V आ जाएगा, V पुट करेंगे, सिग्मा को Q बाई लिखें, Q से कट गया तो एफ नॉट ए बाई डी आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। सर एक बार ये तीन बातें भी सीख लेते हैं। देखो ये प्लेट है, ऐसे डिस्टेंस d है, एरिया a है, और सर यहां पर वैक्यूम भरा हुआ है, तो वैक्यूम भरा हुआ है सपोज, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो वैसे तो फॉर्मूला Q बाई V है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो C का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है सर, अगर इसमें बीच में मीडियम भर दूंगा, सपोज मैंने यहां पर मीडियम भर दिया, और हर मीडियम का अपना क्या होता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ना मैं K से दिखा रहा हूं, तो सर फिर कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सोच के बोलो। तो सर ये जो परमिटिविटी होती है ये K टाइम्स हो जाती है A बाई डी, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहां पर K क्या है, उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो परमिटिविटी तो है ही, एरिया A है और डिस्टेंस D है। अच्छा तो मीडियम डालने से कैपेसिटी बढ़ गई कि घट गई, बढ़ गई, क्योंकि K किलो अगर बढ़ेगी तो C बढ़ जाएगा हमारा, तो किसी मीडियम के इंसर्ट करने पर कैपेसिटी बढ़ जाती है। अच्छा सर एक बात और सीखेंगे सर, ऐसा समझे कि मान लीजिए मेरे पास सर ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि मैं मीडियम सारे में भरूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कुछ में सपोज मैं पानी भर दूं, वाटर भर दूं, सर कुछ में हम लोग ग्रीस भर दें, सर कुछ में हम लोग डायमंड भर दें, ऐसा भी हो सकता है। सर ये दूरी D1 मान लेता हूं, ये दूरी D2 मान लेता हूं, ये दूरी D3 मान लेता हूं, सर इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मान लिया मैंने, K3। तो सर इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे, तो ये जो बताने वाला हूं इसका नाम है जर्नल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, जर्नल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, जर्नल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। कितना आएगा सर, फॉर्मूला समझेंगे। फॉर्मूला देखो याद कैसे करना है, फॉर्मूला याद कैसे करना है। अच्छा कितने मीडियम है इसके अंदर, 3 मीडियम है, तो सुनेंगे अच्छे से। तो एप्सिलॉन नॉट A बाय, ऐसे लिखना हमेशा आप लोगों को, एप्सिलॉन नॉट A बाय, नीचे लिखना है डिस्टेंस अपॉन डाइलेक्ट्रिक, डिस्टेंस लिखो इसका D1 बाय डाइलेक्ट्रिक लिखो, प्लस आगे चलो ऐसे लिखो डिस्टेंस बाय डाइलेक्ट्रिक प्लस डिस्टेंस बाय, ये फॉर्मूला हुआ जर्नल फॉर्मूला। कितने भी मीडियम भर दो आप, तो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाय डिस्टेंस अपॉन डाइलेक्ट्रिक प्लस डिस्टेंस अपॉन डाइलेक्ट्रिक प्लस डिस्टेंस अपॉन डाइलेक्ट्रिक। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 20 हो, 1000 हो, में फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये किसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, वैक्यूम के लिए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये सर किसके लिए, ये तब है जब पूरे में एक ही मीडियम भरा होगा K नाम का, तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सर ये फॉर्मूला कब है, जब अलग अलग मीडियम भरे होंगे, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3 एंड सो ऑन। सर इस पर इसमें CBSE की डेरिवेशन भी आएगी, नीट और जेई के अगर 100 सवाल कैपेसिटर पर है तो 20 सवाल इस फॉर्मूले पर देखेंगे। 20% हिस्सा सिर्फ ये फॉर्मूला है कैपेसिटर का, लिखेंगे फटाफट 2-4 सवाल करते फिर डेरिवेशन भी करेंगे इसके। एप्सिलॉन नॉट A बाय D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2 प्लस D3 बाय K3। जल्दी जल्दी आइए, सुमित को बोल दो मुझे पानी भी पिलाएगा यार। हमारा कुछ नोट्स बना रहा है, दिखा
पूरा तो लिखना है। वो इसके बाद करा दूंगा, टेंशन मत लो, करा दूंगा। हीट वाले सवाल, हाँ हाँ वो आएंगे वो इसमें भी आएंगे। कौन 2KD1 दोबारा बोल। नहीं वो वाला उसका कुछ यूज नहीं है, नहीं कर सकते लेकिन उसका इसमें कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगी। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पर। आगे चलते हैं बच्चों, पीछे करूं क्या? ये बेटा, ये क्या? पहले इस पर 2-3 साल कर लेते हैं, फिर डायरेक्शन करते हैं बच्चे इसके। अच्छा, क्या मैंने अभी तक जो पढ़ा है उसमें एक बात छोड़ी हुई है? क्या बात छोड़ी हुई है? 1 फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट। उसका क्या प्रूव है वो सिखाऊंगा, याद रखा करो कि क्या बात मैंने छोड़ी हुई है ना। आओ बालको, शुरू करते हैं ना। और पहले सवाल करते हैं कुछ एक दो आसान से शुरू करते हैं। हटा दूं? चलो कोशिश करना बच्चों, तुम लोग ट्राई करेंगे मेरे बच्चों। सर आपके पास, अच्छा देखो सुनो बच्चों, अब ना बार बार मैं प्लेट ऐसे नहीं बनाऊंगा। मैं इसको सिर्फ क्या दिखाऊंगा बच्चों, मैं इसको सिर्फ एक लाइन दिखाऊंगा, ऐसे बुकों में भी ऐसे दिखाते हैं इसको। बार बार वो प्लेट नहीं बनाऊंगा, समझ जाना कि सरफेसेस बनाए मैंने इनर वाले। फिर ये 2 प्लेट है, ये चलो बना ही लेता हूं, ठीक है। सर क्या क्या किया है, आपने एक स्लैब डाली है D/4 की, ये पूरा D है, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है, जो कि 5 के बराबर है। सर एक और स्लैब डाली है आपने, इसका D/3 है, और इसका जो K है बेटा वो 4 है। ये एक स्लैब और है, ठीक है। इसका सी लिखना हो जो कैप्शन लिखना। मतलब ऐसे भी प्लेट थी, उसमें एक पतली सी स्लैब लगा दी, 5, सपोज ये पानी है वाटर की, और सपोज मैंने ग्रीस की मान ली, तो इसका K4 है, D/3 की दूरी है। हाँ अच्छा, कितने मीडियम है? 1 2 3। जो बीच में बचा वो वैक्यूम बचा ना, खाली जगह बची है, तो एक मीडियम ये, एक और बीच में वैक्यूम भरा हुआ है। चलो लिखो इसका सी लिखो बेटा, कैप्शन लिखो। कैसे लिखोगे फॉर्मूला, है ना? तो एप्सिलॉन A बाय, हाँ अब लिखना है डिस्टेंस अपॉन डाइलेक्ट्रिक प्लस डिस्टेंस अपॉन डाइलेक्ट्रिक प्लस डिस्टेंस अपॉन डाइलेक्ट्रिक। 3 लोग है, 3 मीडियम में ध्यान रखना, वैक्यूम को नहीं छोड़ना, वैक्यूम को भी लिखना आप लोगों को। चलो हाँ जी, पहले स्लैब का लिखो, स्लैब का लिखो मेरे बच्चों। डिस्टेंस कितना है? D/4, और इसका K कितना है? 5। स्लैब का लिख दिया मैंने, प्लस सर इस स्लैब का भी लिख दो, D/3, और K कितना है बच्चों उसका? 4, प्लस अब कुछ क्या, अब वैक्यूम का D लिखो। तो भाई अगर मैं पूरे D में से इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये बचा ना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना बचा? D माइनस D/4 माइनस D/3 डिवाइड बाय, ये तो डिस्टेंस हुआ वैक्यूम का। वैक्यूम का K कितना होता है? 1। प्लीज ये बात मैंने पहले चैप्टर में बता रखी है। वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक होता है बच्चों 1, और नॉन मेटल का K 1 से बड़ा होता है, दे रखा होगा पानी वानी जो भी होगा, और मेटल अगर लिखा होगा तो मतलब K कितना होता है मेरे बच्चों? इनफाइनाइट। इस बात को हमेशा चैप्टर फर्स्ट में बता रखी है बात, बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ये डिस्टेंस पता है वैक्यूम में कैसे लिखा है बच्चों मैंने? सॉल्व कर ले तो एप्सिलॉन A बाय
D/20 T/12 प्लस इसमें 12 आ जाएगा, 12, 3 और 4 7 5 5D/12। तो फिर अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 20 और 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा ना, 60 आ जाएगा। तो 3D प्लस 5D प्लस 5 25D, ये 60 ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा 60 एप्सिलॉन नॉट A/33D। ये आपका आंसर आएगा बच्चों। इसका जो कैपेसिटेंस है वो ये आ जाएगा। अरे लिखना है, कैसे लिखना है बच्चों? ये वैक्यूम का के 1 होता है, नॉन मेटल का दे रखा होगा, और मेटल लिखा हो तो के इन्फिनिटी होता है। मेटल स्लैब का जो के होता है वो इन्फिनिटी होता है, डायरेक्ट कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है बच्चों। एक और लिख के देखो, फिर आगे सवाल शुरू करेंगे। हार्ड डिस्क समय आया बेटा? पक्का? हटा दूं? एक लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। सीधा आंसर लिख ले, कैप्शन तो कर लेगी ना बेटा? सीधा आंसर लिख सकते हो बच्चों। कितने मीडियम थे सवाल में? 1 2 3 3 मीडियम सर, 2 स्लैब और बीच में वैक्यूम भी तो है, तो ये भी मीडियम है, तो 3 लोग लिखने हैं, मतलब D/K D/K D/K। आओ एक और लिख के दिखाओ। चलो बच्चों, या प्रॉपर एक सवाल ही पूछूं, लिखना सीख गए या टाइम पास करूं एक और? चलो आगे आ जाओ। सर सवाल क्या है? मैं सवाल बनाता हूं, प्रॉपर सवाल कैसे आते हैं। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखना सिखाया भी, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। सुनेंगे सवाल। हार्दिक को बुलाएंगे स्टेज पर, बाकी सब करेंगे ना। हार्दिक अच्छा बच्चा अपना, सवाल सुन ले पहले अच्छे से। सर आपके पास ना कैपेसिटर है, अरे सुनेंगे यार बच्चों, आपके पास एक कैपेसिटर है, डिस्टेंस इसका D था, एरिया इसका A है, ठीक है, और बीच में पहले वैक्यूम भरा हुआ था, पहले वैक्यूम भरा हुआ था, और वैक्यूम और इसका कुछ कैपेसिटेंस था C, जो भी था, जो भी इसका कैपेसिटेंस था C। अब क्या किया सर? अब आपने क्या किया कि इसके अंदर मैंने 2 स्लैब डाल दी, इसके मैंने 2 स्लैब डाली है। एक जो स्लैब है वो D/4 थिकनेस की है, और एक जो स्लैब है वो T थिकनेस की है। एक स्लैब T थिकनेस की है, शायद T निकालना होगा सवाल में, इसलिए मैं पूछ रहा हूं ऐसा। और इस स्लैब का जो K है वो 5 है, 5 की जगह मैं 10 कर रहा हूं, इसका K 10 है, और ये जो थिकनेस है इसका जो K है बच्चों वो 5 है, ठीक है। और जब इसका कैपेसिटर और टोटल तो D है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, टोटल D है उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और सर जब इसका कैपेसिटेंस निकाला गया तो वो पाया गया कि उसका जो कैपेसिटेंस है वो 5/3C के बराबर आया। मतलब पहले जो भी रहा होगा उसके 5 में 3 गुना बाद में कैपेसिटर बढ़ गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ T, फाइंड द वैल्यू ऑफ T। ऑप्शंस सर, T जो होगा वो D/2 होगा, D की फॉर्म आएगा, D/3 होगा, D/4 होगा, या फिर नन ऑफ। शुरुआत में कुछ और था, बाद में कुछ और था, जो स्लैब की T है वो T निकालना है, वो D की फॉर्म आंसर आएगा, जो भी आएगा। चलो भाई बोर्ड पे देख, उसका वैसे देख लेते हैं। चलो बेटा, राधे कृष्णा, सबसे बढ़िया बच्चा ये।
कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बेटा इसके लिए। वेरी गुड। कैलकुलेशन आराम से करना बिल्कुल। One of these. कितना है टी? कैलकुलेशन जल्दी मत करना भाई, 2 मिनट फालतू लगा लेना, बट सही करना उस कैलकुलेशन को। जतिन तो पहली बार में सही क्यों नहीं करता आंसर? क्या कर रहा भाई? वो गेम ही पहली बार सही करने का है। अरे वो सवाल पहली बार सही करने की बात है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को नीट और जेई के अंदर। पहली बार में ही सही करना है, चाहे 1 मिनट फालतू लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाएगा एक बार? कहां गया? यहां किया क्या? ये क्या? अच्छा ठीक है, करा तो सही है। काव्य आया क्या बेटा आंसर? माइनस तो नहीं आ रहा ना? पी की वैल्यू ना माइनस में आ तो नहीं सकती है बेटा। हाँ बढ़िया है, अरे शाबाश। 7D/32 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, देखिए भाई 70 है, वैसे दोनों का 70 है इसलिए बोल रहा हूं। 70/32 ग्रेट, वेरी ग्रेट। चैलेंज अरे मुझे सुनो एक मिनट, मुझे बताओ क्या सवाल मुश्किल है? चैलेंज ये कि पहली बार में सही करना है। सवाल ऐसे आएंगे सारे, 2025 का नीट का सवाल है ये। हाँ 70 मतलब आंसर बता दो मुझे क्या है। नहीं अजीब नहीं आना चाहिए, 70/32 आना चाहिए, वही तो गेम है। आंसर आना चाहिए 7D/32। यार है क्या? सही आ रहा है क्या? हुआ? हाँ अच्छा बेटा दिखा कर रहा है कुछ, समझ में आया क्या हो क्या रहा है? इसके पहले आराम आराम से लिखना बेटा। बच्चों मैंने आपको बता रखा, जब भी ऐसे केसेस वाले सवाल आए कि पहले ये था बाद में ये था, तो उसको बहुत आराम से करो। बच्चों मैं कर रहा हूं, प्लीज यहां देखेंगे, सब यहां देखेंगे। अब सर इसका पहले कितना कैपेसिटी, तो सी किसके बराबर रहा होगा भाई? पहले तो वैक्यूम वाला रहा था ना, वो पहले तो सी वैक्यूम वाला रहा था। सर अब जो ये सी है, अब यहां लिख रहा हूं इसका, तो सी कितना हो गया? 5/3C। इसका जो कैपेसिटेंस है वो 5/3C हो गया। और वो कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाता है? एप्सिलॉन A बाय डिस्टेंस अपॉन इलेक्ट्रिक, तो D/4/10 प्लस T/5 प्लस बाकी क्या बचा? वैक्यूम बचा ना, बाकी वैक्यूम बचा तो D माइनस D/4 माइनस T/1। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। मुझे बता क्या करना है? सर यहां से T निकालना है, तो C इतना है तो C यहां पुट कर दूं, C यहां पुट करता हूं। पहली इक्वेशन से निकाल के दूसरे पुट कर दिया ताकि कट जाए कुछ। तो 5/3C कितना है? एप्सिलॉन A/D बराबर है एप्सिलॉन A बाय, एल्शियम ले लें क्या यार? चलो ऐसे लिख लेते हैं, D/40 प्लस T/5 प्लस इसमें एल्शियम ले लेंगे तो 4D माइनस, तो 3D माइनस 4T/4। सॉल्व कर दिया उसको मैंने। अब एप्सिलॉन A से एप्सिलॉन A क्या हो जाएगा? यहां से T निकालना है बहुत आराम से, तो 5/3D बराबर हुआ 1 बाय एल्शियम आएगा 40
40 आएगा, तो यहां पर डी आया प्लस 8t आया, 40 का 10 बचा तो यहां पर 30d आया, और 10 बचा तो माइनस 40t आया। अरे से लिख रहा हूं क्या? और ये 40 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये आया 5/3d बराबर आया 40/d वाले कितने हैं? 31d, और t वाले कितने हैं? 8, तो माइनस 32t। यहां से t निकालना है भाई साहब, 5 से कट जाएगा 8 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 31d माइनस 32t इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा तो 24d। t निकालना है भाई साहब, हाँ जी। तो t के लिए तो t है ना, तो 32t, और ये वहां गया तो 7d, तो t आ गया 7d बाय आंसर। ये सवाल सीबीएसई में भी दिखेगा, जेईई मेंस में भी दिखेगा, नीट में भी दिखेगा, और 3-4 बार दिखेगा, ऐसे नहीं एक सवाल दिखेगा, 3-4 सवाल ऐसे दिखेंगे आप लोगों को। है कुछ नहीं सवालों में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार नोट कर लो, कुछ नोट करना है तो। कैलकुलेशन शुड बी वेरी परफेक्ट, कैलकुलेशन बहुत आराम से किया करो। एक वो तो नीट वाला भी करा देता हूं। चलो एक और शर्त है पहली बार में सही करने की। चलो लिखना। लिख लो बच्चों जिसको लिखना है पूरा सॉल्यूशन। चलिए चलो बच्चों साथ साथ लिखेंगे, मैं पूरा सवाल लिख रहा हूं। साथ साथ लिखेंगे बच्चों। चलो अच्छा।